खामोशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। एक बात बताएं, आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कोई मोड़ आया जब आपको लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे जिंदगी का सिरा पकड़ में ही ना आ रहा हो, जैसे ऐसा कुछ हुआ हो कि आपको लगे कि बस अब नहीं सहा जाता? ऐसे ही मोड़ होते हैं हमारी जिंदगी के, जब अगर हम उठ खड़े होते हैं तो फिर जिंदगी भी हमें बहुत कुछ देती है, शायद एक मकसद भी दे देती है। और हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी ही महिला हैं। अगर उनके बारे में ये कहूं कि वे कैंसर योद्धा हैं तो गलत नहीं होगा। कैंसर एक ऐसा शब्द जिससे हम सब डरते हैं, लेकिन जो लोग इससे गुजरते हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो शायद हार मान लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो उठ खड़े होते हैं, जैसे हमारी आज की तेजस्विनी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में जिस तरह के स्तर आए, उसके बाद वो आज एक मिसाल इन मायनों में है कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं, कि कोई बाधा, कोई बड़ी मुश्किल ज़िंदगी की उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। और इसीलिए आज वो हमारे साथ इस तेजस्विनी के मंच पर उपस्थित हैं। हमारी आज की तेजस्विनी हैं कैंसर योद्धा निधि अग्रवाल। निधि अग्रवाल उन महिलाओं में शुमार हैं जिन्होंने जिंदगी में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से हार ना मानते हुए अकेले ही न केवल इसका सामना किया, बल्कि आज उन हजारों महिलाओं के लिए आस बन गई हैं जिन्हें स्तन कैंसर से लड़ने के लिए हिम्मत की, मदद के हाथ की जरूरत होती है। पति को लाइलाज बीमारी हो गई और स्वयं को कैंसर, लेकिन थक कर बैठने, निराश होने की बजाय आगे बढ़कर इस बीमारी से टक्कर लेने की हिम्मत दिखाई। अकेले ही कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव झेले और जब ठीक हो गई तो अन्य महिलाएं जो स्तन कैंसर की बीमारी से जूझती हैं, उनकी मुश्किल आसान करने में जुट गईं। ब्लिस फाउंडेशन के माध्यम से सभी वर्गों की महिलाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, हजारों महिलाओं में इससे लड़ने का आत्मविश्वास जगाया। कितने ही परिवारों को इस बात को लेकर जागरूक किया कि स्तन कैंसर के बावजूद महिला को सामान्य जिंदगी जीने दे। कैंसर से इलाज संभव है यदि वक्त रहते इसका पता चले और पूरा इलाज दिया जाए। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। हंसते हुए स्तन कैंसर को मात दें। प्रत्येक व्यक्ति तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ये संदेश पहुंचाने वाली विभिन्न मंचों पर अपने प्रयासों के लिए सम्मानित कैंसर योद्धा निधि अग्रवाल हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात निधि अग्रवाल से। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा मैंने अभी शुरुआत में बोला और जैसा मैंने दर्शकों को बताया आपके बारे में, मुझे लगता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत आम हो रही है, कॉमन है, लेकिन फिर भी हम में से हर कोई यही समझता है कि हमें ये नहीं हो सकती। हम कैसे, हमें कैंसर कैसे हो सकता है? जब कैंसर से आप सफ़र कर रही थी उस वक्त पे आपको भी ये एहसास हुआ क्या, जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है? एक्चुअली मैंने खुद ही डिटेक्ट किया था कि यहाँ पर छोटा सा गांठ मुझे महसूस हुआ, तो मैंने कहा कि शायद ये कैंसर हो सकता है। बट जब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव था। आपने कहा आपने खुद टेस्ट किया? यस। यानी आपको अवेयरनेस थी इस बात को लेकर, कि यहाँ मतलब अगर ये गांठ है और काफ़ी हार्ड है, चने के जैसी थी, तो अगर वो है तो कैंसरस ही है। बिकॉज अगर कैल्शियम या बिनाइन होती, कैल्सिफिकेशन होता तो वो इस तरह की नहीं होती। तो मैं बहुत श्योर थी कि ये कैंसर है। तो फिर जाके हमने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव था। लेकिन जब मैं रिपोर्ट लेके आ रही थी तो एक बार थोड़ा सा बुरा लगा कि मेरे साथ क्यों हुआ। फिर अगले ही पल मैंने सोचा कि जब मेरे साथ बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होती तब तो हम नहीं सोचते ना कि वाई मी, तो इस टाइम क्यों सोचना कि वाई मी। सीरियसली मतलब ये बहुत बड़ी सोच है। सीरियसली। और मैं एक बार भी नहीं रोई, कि नहीं तो लोग रोते हैं कि मेरे को कैंसर हो गया। उस समय मेरा बेटा भी बिट्स पिलानी में था, इंजीनियरिंग कर रहा था। मेरे हस्बैंड को एक बहुत रेयर डिजीज़ है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी,
तो वो उससे जूझ रहे थे। बट मुझे ये मालूम था कि कैंसर का इलाज है, मेरे हस्बैंड की बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो इट्स बेटर कि मैं खड़ी हूँ और आगे बढ़ के अपना इलाज कराऊं, क्योंकि मैं तो कैंसर फ्री हो जाऊंगी, बट वो नहीं हो सकते। आज वो बेड रिडन हो गए। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपने बहुत जल्दी अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत मुश्किल होती है ना। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑपरेट, मेरे हस्बैंड के बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड थे डॉक्टर संजय शर्मा, तो बॉम्बे में थे, तो मैंने कहा मैं उनसे ही कराऊंगी ऑपरेट। और अच्छा, मतलब ऑपरेशन का डिसीजन लेते हुए आपके मन में कहीं कोई हिचक, कहीं कोई नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं संजय भैया के पास गई तो आई एम कैंसर फ्री। ओह हाँ, लेकिन ये तो आप कहूंगी कि आप लकी रही इन मामलों में, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि डॉक्टर से ही मिले ये बहुत मुश्किल लगता है ना। कहाँ जाए, किसके पास जाए, कैसे ट्रीटमेंट? एक्चुअली मेरे हस्बैंड की फैमिली का बैकग्राउंड पूरे डॉक्टर हैं, सारे लोग डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए मुझे आसानी रही। और जब मैं वहाँ गई तो जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे तो मैंने उससे बोला, जो अटेंडेंट थी, कि मैं चल के चलती हूँ, और बोले कि लेट जा चुपचाप, फील नहीं आएगी नहीं तो ऑपरेशन की। हालांकि आज हम हंस सकते हैं इस बात पर, लेकिन उस वक्त आप जिस दौर से गुजर रहे थे, हाँ, जाहिर है कि एक कितना ही अंदर से मजबूत हो बंदा, हाँ, लेकिन एक महिला के लिए ब्रेस्ट ऑपरेशन का मतलब होता है एक ब्रेस्ट निकलवाना। हाँ, और एक महिला के नाते बहुत दूर तक सोच भी जाती है, एक सामान्य महिला की भी हाँ, मैं बात करूं तो, हाँ, कि कैसे होगा उसके बाद, क्या होगा, वो तमाम सवाल आपके जहन में वो सवाल आए, और आए या नहीं आए, लेकिन उनका जवाब महिलाओं को कहाँ से मिलता है? नहीं, तो वो जवाब ये था कि मैंने उसी समय ये डिसीजन लिया कि मैं अपना सिलिकॉन का इम्प्लांट कराऊंगी, क्योंकि उस वजह से मुझे अपनी लुक में या अपने इंटरनल उसमें कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं करना है। तो मैंने इमीडिएट सर्जरी के साथ साथ इम्प्लांट करा लिया। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, हालांकि आपका भी केस 8-9 साल पुराना ही है। हाँ जी। लेकिन वक्त के साथ टेक्नोलॉजी भी बदलती रही है और सिलिकॉन इम्प्लांट्स को लेकर भी स्टडीज कुछ अलग अलग राय देती हैं। हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई बाद में नहीं हूँ उस चीज़ से, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ठंड आती है तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उससे तकलीफ होती है, और जब गर्मी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्म लगता है और पसीने की जस्ट धारें बहती हैं। अच्छा, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, बट ठीक है, लेकिन ठीक है तो मैं अपने आप को कभी भी सर्वाइवर नहीं बोलती हूँ, हमेशा चैंपियन बोलती हूँ। मैंने योद्धा बोला है आपको। कैंसर ने छू के मुझे बहुत सताया, पर अफसोस खुद ही झुलस कर खाक हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने कहा कैंसर ने आपको बहुत सताया, ऑपरेशन एक स्टेज थी। हाँ जी, उसके बाद तो आपके असली स्ट्रगल शुरू हुई। उसके बाद का स्ट्रगल उससे कैसे कोप अप किया? हाँ, क्योंकि उस समय हम देखते हैं महिलाओं को बहुत, महिला क्यों, कोई भी इंसान हो, महिला या पुरुष, लेकिन वो कीमोथेरेपीज के सेशंस के से गुजरना अपने आप में बहुत पेनफुल तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरा बेटा पिलानी में था, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, हस्बैंड को मैं शेयर नहीं कर सकती थी अपनी प्रॉब्लम्स की, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मतलब आपने उनके साथ शेयर भी नहीं किया? नहीं, उनको सब कुछ मालूम था, बट डे टू डे की मैं प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकती थी, क्योंकि वो रोने लगते थे, उनका जो मेंटल स्टेट था वो बहुत अलग था। न्यूरो पेशेंट है वो, तो उनके साथ मैं शेयर नहीं कर सकती थी, रात भर बैठ के परेशान भी होती रहती थी। फिर जब मैं फर्स्ट कीमो मेरी थी एंड पोर्ट डलना था, यहाँ पर एक पोर्ट डलता है, एक पिक लाइन होता है एंड पोर्ट डलता है, तो मैंने पोर्ट डलने का डिसीजन लिया था, उसकी भी एक छोटी सर्जरी होती है, तो पोर्ट डलवाया और फर्स्ट कीमो मैंने बॉम्बे में कराई। तो लोगों ने मेरे से पूछा कि तुम्हारे साथ कौन जा रहा है, मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा, मैंने उनको बोला 2 लोग। बोले 2 लोग, तुम्हारे साथ तो टिकट तो एक ही है। मैंने कहा निधि के साथ निधि। ओह और मैंने सारा कुछ ये पढ़ लिया था कि कितने टाइम के बाद में उसका इफेक्ट शुरू होता है कीमो का, तो वो 48 आवर्स के बाद में होता है। तो मैं गई और अपना पोर्ट डलवाया, कीमो कराई फर्स्ट, और 48 आवर्स होने से पहले मैं घर वापस आ गई। मतलब आपने निधि जी पूरा ये जो स्ट्रगल था कैंसर से होकर इलाज का गुजरना, ये आपने अकेले सहा? अकेले और अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे जब मैं कीमो कराने, फिर नेक्स्ट कीमो मेरी यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में होती थी, तो मेरी फ्रेंड्स जाते थे साथ में। कई बार तो ऐसा होता था कि वो अगर लेट हो रहे हो तो मैं पहुँच जाती थी, तो वो अटेंडेंट बोलता था आपके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है। मैंने कहा चल भाई लगा दे, आ रहे हैं पीछे से। अच्छा ये जो आपने फ्रेंड्स की बात कही है ना, मैंने देखा है या बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, क्योंकि तेजस्विनी के मंच पर पहले भी ऐसे कैंसर योद्धा आ चुकी हैं महिलाएं, और हर एक अपनी अलग कहानी, अपनी एक अलग संघर्ष है।
लेकिन एक बात जो हर किसी ने बोली, जो आपने भी अनुभव की है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। परिवार का, दोस्तों का, हर किसी का सपोर्ट। आप तो इतने सारे लोगों के संपर्क में हैं अब। हाँ। एक अभियान छेड़ा हुआ है आपने कि कैंसर से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें खड़ा रखना है, हंसते रखना है। हाँ जी। ये सोच कहाँ से आई कि कुछ ऐसा करती हूँ मैं? हाँ जी, ये सोच आई जब मैं कीमो कराने जाती थी, तो वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते थे कि जो अपने आप में काफ़ी दुखी रहते थे कि हमारी आईब्रोज चली गई, बाल जा रहे हैं, स्किन खराब हो रही है। तो मैंने मतलब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं उसमें क्या करती थी कि जो चीज़ें अपने लिए घर में प्रिपेयर करती थी, मैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा लेके जाती थी और उनको देती थी कि नहीं, परेशान नहीं हो, इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलता है। फिर कुछ लोग ऐसे आते थे कि जिनकी अगर कीमो चल रही है, 3 महीने की बच्ची है, उसने उस हस्बैंड ने छोड़ दिया, मतलब इस तरह की परेशानियों से लोग जूझ रहे थे। तब ये डिसाइड हुआ, मैंने और मेरे बेटे ने डिसाइड किया कि इस तरह की महिलाओं को हेल्प करने के लिए कुछ हमको करना चाहिए। तो उसका हमने फिर ब्लिस फाउंडेशन स्टार्ट किया, ब्यूटीफाइंग लाइव्स एंड स्ट्रेंथनिंग सोल्स। वाओ, तो ब्यूटीफाइंग लाइव्स एंड स्ट्रेंथनिंग सोल्स, बहुत बढ़िया। तो उसमें यह है कि हर एक महिला की हमेशा से इच्छा होती है कि एक बार वो रैंप पे ज़रूर चले, कम से कम मेरे को एक अप्रिशिएट किया जाए या मेरे को अच्छे से सजाया जाए और मेरी सबके सामने मेरे को हाईलाइट किया जाए। तो अभी हमने डिसाइड किया कि ब्यूटी थेरेपी के थ्रू स्टार्ट किया हमने, और उनको छोटे छोटे हमने सेशंस करवाए, ब्यूटी के तैयार करवाया। फिर जैसे कीमोथेरेपी का जो डे केयर होता है, वहाँ पर लोगों को हमने फुट मसाज, हेड मसाज, मेकअप वगैरह दिया। फिर उनका हमने रैंप वॉक वगैरह करवाया। अगर हम एक पर्सन को भी खुश कर पाते थे, हमारा ये था, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। ये जो आप बता रही हैं मुझे, हो सकता है बहुत से लोग सोचें कि क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की ना। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ आपसे, किसी भी सामान्य महिला के लिए हम देखें तो ये एक रूटीन है लाइफ का। हाँ जी। क्यों लगता है आपको कि जो कैंसर से महिलाएं जूझ रही हैं, उन्हें ख़ास तौर पर इन चीज़ों के प्रति जागरूक करने की या ब्यूटी की तरफ आकर्षित करने की और वो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है? क्या आपको लगा उनमें ऐसा जिसके कारण आपको ये महसूस? वो हमेशा से ये सोचती है कि अब एक्चुअली ना, उनमें उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है जिसको हुआ है, उसके आसपास के लोग, उसकी फैमिली के लोग, वो ज़्यादा मतलब कि अब तुम्हें क्या ज़रूरत है तैयार होने की, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है अच्छे कपड़े पहनने की, या कोई जा रहा है तो जैसे बहुत सी बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरे हस्बैंड बीपीसीएल में चीफ मैनेजर थे, हम बीपीसीएल कॉलोनी में रहते थे, वहाँ सारे पढ़े लिखे लोग, आप जानते हैं किस तरह के लोग होते हैं, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे होते थे जो मेरे साथ लिफ्ट में चढ़ना नहीं चाहते थे। अच्छा। वो ये सोचते थे कि इसके साथ चढ़ने से या इसको छूने से हमें भी कैंसर हो जाएगा। ओहो, मतलब तो इतनी जागरूकता की कमी है। तो जब हमारे यहाँ पर है, तो गांव में और बाकी जगहों पे कितनी कमी होगी, आप ये सोचिए। और उसकी वजह से भ्रांतियाँ बढ़ती हैं। और फिर वो लोग, अगर हम तैयार होकर ज़्यादा अच्छे, जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था अच्छे से मेकअप करके और अच्छे से रहो हमेशा, तो मैं वैसे ही रहती थी। लोग बोलते थे, लो इतनी बड़ी बीमारी हो गई, उसके बाद भी ये ऐसी घूम रही है। ओहो, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, हाँ, तो लोगों के ऊपर नहीं जाना है। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों का काम है कहना, तो उनके ऊपर नहीं जाना। तो ये सोच के हम लोगों ने उनको, महिलाओं को निकालने की कोशिश करी कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी आप बहुत सुंदर हैं, अभी भी आप तैयार हो सकते हैं, अभी भी आपकी सब केयर करेंगे और आपकी इज्जत है। यानी अपने अंदर के व्यक्ति को मरने मत दीजिए। सिर्फ कैंसर एक बीमारी ही तो है। बिल्कुल। अच्छा, आप इतने लोगों से डील करती हैं, हम लगातार कैंसर को लेकर अवेयरनेस की बात करते हैं। कहाँ तक आपको लगता है जिस रफ्तार से ये बीमारी फैल रही है, कहाँ तक आपको लगता है कि लोगों में जागरूकता आ रही है? क्योंकि हर मंच से प्रयास तो किया ही जा रहा है। देखिए, लोगों में जागरूकता, हम लोगों ने एक मुहिम शुरू करी है। हमारी एक वर्कशॉप होती है 2 आवर्स की, टच फील एंड डू वर्कशॉप, जिसमें हम एक हमने डमी इंपोर्ट करी है, उसमें 6 ब्रेस्ट है, उसमें अलग अलग टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो पहले जो लेक्चर्स होते थे या अवेयरनेस कैंप्स होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, उसमें हमेशा या तो प्रेजेंटेशन के थ्रू या लेक्चर्स के थ्रू बताते थे। तो लोगों को ये नहीं मालूम चल पाता है कि हम कहाँ पर हमें प्रॉब्लम है या कहाँ पर हम टच करके देखें
या निप्पल में अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी है, तो हम कैसे डॉक्टर के पास पहले जाएं। लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि हमको कब डॉक्टर के पास जाना है। तो ये सोच के वो इंडिया में ये डमी जो है ये खाली हमारे पास है और टच फील एंड डू वर्कशॉप हम लोग चला रहे हैं। अभी तक हम 130 से ऊपर वर्कशॉप्स कर चुके हैं। अच्छा, तो उसमें ये है कि आप उसको फील करके, टच करके ये देख सकते हैं कि कहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इमीडिएट आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। जब हमने ये वर्कशॉप स्टार्ट करी तो ये देखा कि जो छोटे तबके के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इन चीज़ों से। बट हम जैसे लोग जो या कॉर्पोरेट्स वाले जो हैं वो अवेयर नहीं, क्योंकि उनको जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो हम लोग जब एक इंडियन ऑयल के ऑफिस में वहाँ करने गए तो वहाँ पर 3 महिलाओं को ये प्रॉब्लम कई सालों से होती थी, 3rd स्टेज निकली उनकी। ओह माय गॉड। अच्छा, तो मतलब इस तरह के एक्सपीरियंस किए हैं कि जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। एक की तो इतनी खराब हालत थी, अंदर मैगेट्स पड़ चुके थे। क्या कारण है कि वो बताते नहीं हैं? नहीं बताते नहीं है और अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते ना कि ठीक है, हो रहा है, नॉर्मल सा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। या कभी उनने कोशिश ही नहीं करी अपने आप में ध्यान देने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने कि हम सब सोचते हैं कि जो हो रहा है उसको ठीक हो जाएगा। खास तौर पर जो महिलाएं हैं उनको लगता है कि परिवार में बच्चों की, पति की, सबकी समस्या बहुत बड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण है। शायद उनका सेहत, उस पर ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही हम गलती कर जाते हैं क्योंकि एक महिला से ही तो परिवार होता है। यहाँ निधि जी के साथ बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं कैंसर योद्धा निधि अग्रवाल। निधि जी, आप बड़े स्तर पर महिलाओं को छू रही हैं, महिलाओं तक पहुंच रही हैं और जाहिर है कि एक बदलाव कैंसर को लेकर लाने का प्रयास कर रही हैं। आपके अपने केस से ऐसा कौन सा बड़ा सबक आपको मिला जो आप सबको दे रही हैं? मुझे ये लगा कि कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हमेशा विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। मन हारे हार है, मन जीते जीत। अगर आप मन से ही हार गए तो आप सब कुछ हार गए। वैसे मैं यहाँ तेजस्विनी के मंच पे हर बार एक सेंटेंस बोलती हूँ कि हर महिला में छिपी है एक तेजस्विनी। क्या ये कहना सही होगा कि इस कैंसर के माध्यम से आपने अपने अंदर की तेजस्विनी को पहचाना? यस, और जो चीज़ मैं करना चाहती थी बहुत बचपन से, बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जब अगर मुझे ये नया जन्म मिला है तो मुझे तो पूरे तरह से जीना है ना। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी जिसमें शबाना आजमी ने अपना बाल निकलवाए थे। वो हमेशा सोचती थी कि अगर इस तरह की मैं होंगी तो कैसी लगूंगी, सीरियसली। और जब मेरे को ये हुआ तो मैं तो थैंक्स देती थी कि यार मुझे ये अपने रूप में देखने को मिला, मुझे कि मैं ऐसी लगूंगी। मतलब हर नेगेटिव में से आपने पॉजिटिव लिया। जिस दिन मैं बाल निकलवाने गई तो मेरी फ्रेंड के साथ मैं गई, वहाँ जाके बाल निकलवाए, कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं। आने के बाद मेरी फ्रेंड बोली, अरे यार तेरा तो मुंडन हो गया, चल कड़ी चावल की आज पार्टी करते हैं। हमने घर आके कड़ी चावल की पार्टी करी। अच्छा, मतलब इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव लेते हुए, ये नहीं कि रो के बैठ जाओ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मैं रो के जीऊँ या हंस के जीऊँ। तो व्हाई नॉट हंस के जियो? वो चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकती, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। आपने बताया कि आपके हस्बैंड, उनको बीमारी जो है वो न्यूरो प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो सकती, लाइलाज है, और अब तो कई साल हो चुके हैं ना उसको। ये भी कहना सही होगा कि अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बीमारी के साथ साथ अपने हस्बैंड के साथ खड़ा होना एक दोहरी चुनौती जिसका सामना आप कर रही हैं, वो भी हंस के, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इसलिए मैं कर पा रही हूँ शायद। अगर वो नहीं होता तो शायद नहीं कर पाती। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि फैमिली की तरफ से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है।
अच्छा, ओनली मेरी सिस्टर का सपोर्ट है और मेरे बच्चों का। मतलब ये भी एक उदाहरण है कि कोई और आपके साथ खड़ा ना हो, लेकिन अगर आपका अपना बच्चे, आपका अपना परिवार, करीबी लोग भी अगर आपके साथ खड़े हैं, मुझे लगता है हिम्मत एक भी व्यक्ति दे तो बहुत है। पहले बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन सडनली जब मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम हुई और मेरी प्रॉब्लम साथ साथ आने लगी तो सब पीछे हटते गए। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि 2015 नवंबर में आपको कैंसर फ्री डिक्लेयर किया गया। हाँ जी। और आप पहली से दूसरी स्टेज की तरफ जा रही थी जब आपका कैंसर डिटेक्ट हुआ था। हाँ। तो क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि कैंसर से एक बार आप फ्री हो भी गए, उसके बाद भी आपको लगातार ध्यान रखना है, अपना चेकअप्स करवाते रहना है। तो एक बार आप कैंसर फ्री हो गए, उसके बाद लाइफ किस तरीके से आगे बढ़ रही है मेडिकली? कहाँ तक आपको एहतियात बरतनी पड़ती है? एक हद तक आपको अपना पूरा ध्यान रखना है, खाने पीने का, एक्सरसाइज का। डॉक्टर्स जो बोलते हैं, मेरा तो सबसे ये पहले मानना है कि जो डॉक्टर्स बोलते हैं वो मानिए। गूगल बाबा पे मत जाइए कि अच्छा ये हुआ तो फिर हम ये कर लेंगे और कीमो नहीं करें। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम था, अभी भी बहुत से लोग आते हैं जो सर्जरी तो करा लेते हैं लेकिन कीमो नहीं कराएंगे। कीमो नहीं कराएंगे तो आपको तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहेगी, आपको कराना पड़ेगी। तो उनको कन्विंस करने में, उनको प्रॉब्लम मतलब बताने में ये बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, रोज वॉक करना, डॉक्टर्स की बात मानना, जो वो बोल रहे हैं वो सुनना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने बोला कि आप बहुत महिलाओं तक पहुंच रही हैं। हाँ जी। लेकिन क्या हर वर्ग की महिला तक आप पहुंच रही हैं? खास तौर पर जैसे जब मैं कहती हूँ कि महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती, पढ़े लिखे परिवारों की भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, हाँ जी, विशेषकर उनको लगता है कि अगर 2 पैसे भी बचते हैं ना तो अपने ऊपर ना खर्च करें, परिवार पे खर्च कर लें। तो ऐसी महिलाओं को अगर पता भी चलता है कि उन्हें कैंसर है तो उनको लगता है कि मेरा काम छूट जाएगा, दिहाड़ी छूट जाएगी, मैं क्या इस पर टाइम वेस्ट करूं। ऐसी महिलाओं को भी क्या कहीं से सपोर्ट मिलता है? क्या कुछ ऐसे मंच हैं जहां से ये महिलाएं भी सपोर्ट ले सकती हैं, मेडिकली भी और मतलब पैसे की भी, दवा की भी सहायता हो जाए, हाँ, और सपोर्ट भी, मनोवैज्ञानिक भी साथ किसी का मिल जाए? बिल्कुल, ये हमारा ब्लिस फाउंडेशन जो करता है, इसमें हम लोगों ने कई सारी महिलाओं की हेल्प करी है, पार्शली हेल्प करी, क्योंकि हमारा फाउंडेशन अभी नया है तो हमारे पास इतनी सारी मनी तो होती नहीं कि हम फुल ट्रीटमेंट करा दें, लेकिन पार्शली अगर कहीं, जैसे अगर डॉक्टर की फ़ीस माफ़ करानी होती है उनकी, वो हम कराते हैं, या फिर कुछ कीमो बच रही है कि 2 कीमो हम नहीं करा पा रहे हैं, वो हम लोग कराते हैं। कभी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो देते हैं, उनको मेंटली भी सपोर्ट करते हैं। और जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, तो जितना जल्दी आपको पता चलेगा, हाँ, उतना ही खर्चा कम होगा, उतना ही दवाइयों का असर अच्छा होगा और आप कैंसर से बचकर रह सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई थोड़ी भी प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, वैसे यहाँ पर एक बात ये भी पूछना चाहूंगी, आपने कहा था कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं हुए, कुछ भी नहीं। तो जैसे महिलाओं का लगता है कि लंप है, कोई बात नहीं, कुछ हो थोड़ी ना रहा है, या पेनफुल थोड़ी ना है, ये तो ऐसे ही होगा, तो ये भी सोच गलत है? ये सोच तो बहुत गलत है, क्योंकि जो कैंसरस होता है लंप, वो नॉर्मली पेनलेस होता है। और इसमें कोई ब्रेस्ट कैंसर में आपको फीवर नहीं आएगा, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भूख नहीं लग रही, एसिडिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत फ्रेंडली डिसीज़ है, धीरे धीरे आके आपका असर दिखाती है। तो अगर कहीं लग रहा है कि आपको लंप है और वो पेनलेस है, तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए। अगर हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर पेन वाला है तो फिर भी हम इतना मतलब एक बार मान लेते हैं कि चलो ठीक है अगर लेट आए आप, लेकिन अगर पेनलेस है तो इमीडिएट आना है। तो और खास तौर पर जो सामुदायिक केंद्र होते हैं, हाँ जी, अगर थोड़ी भी समस्या लगती है तो सामुदायिक केंद्र तक ही चले जाइए, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर चले जाइए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए। तो इसके लिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं। जैसे 2016 में हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, पिंक राहगिरी, जो हमारे दिल्ली सीपी में राहगिरी होती है, उस दिन हमने। लेकिन आप ये पिंक राहगिरी की बात कर रही हैं तो इसमें आपने बड़ी मस्त एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाई थी। बहुत सारी एक्टिविटीज थी उस दिन। 6 o'clock 6,500 आदमी था हमारे पिंक राहगिरी में। क्या बात। और हर में अलग अलग तरीके की अवेयरनेस बता रहे थे, हर स्टेज पे अलग अलग तरह की अवेयरनेस, क्वेश्चंस भी चल रहे थे, डॉक्टर्स भी बता रहे थे, कुछ उनका एंटरटेनमेंट भी कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते रहते। फिर हमने 2017 में एक पिंक प्रभात किया, जिसमें वो नोएडा में किया हमने, और नोएडा में भी सेम चीज़ें करी, जिसमें जुम्बा भी कराया और बाकी एक्टिविटीज़ भी कराई, क्वेश्चन आंसर्स भी थे। तो आप इतनी महिलाओं से जब बात करती, इतने सारे सेशंस होते हैं आपके, हाँ जी, इंटरेक्शंस होती हैं, तो कोई ऐसे भी वाकयात होते हैं आपके साथ, कुछ ऐसे अनुभव जो
यादगार रह जाते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं? हाँ, बहुत से ऐसे होते हैं चीज़ें। एक बार हम लोग एक रैंप वॉक कर रहे थे किला 1 में दिल्ली में, तो उसमें कुछ महिलाओं को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था और वो काफ़ी ओल्ड महिलाएं थीं। तो वो आके उन्होंने रैंप वॉक किया। उस दिन उन्होंने इतने सारे आशीर्वाद दिए, इतने सारे, कि तुम लोगों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हो पाए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर एक बार ये हुआ कि लाजपत नगर मैक्स में हम लोग डे केयर में हमने ब्यूटी पार्लर भारती तनेजा वालों से टाई अप किया हुआ है हमारे पेशेंट्स के लिए, मेकअप एंड ऑल थिंग्स के लिए। तो वहाँ लेके गए टीम को। तो एक महिला थी, तो उनका मेकअप उनको करने का बहुत मन था, तो उनका मेकअप कराया। तो उनका बेटा बोलता है, आज मम्मा को सुबह से काजल लगाने का बहुत मन था, लेकिन हमने लगाने नहीं दिया कि कुछ केमिकल होगा या ये होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, तुम करवाओ। वो इतनी खुश थी। फिर एक बार हुआ कि हमने मदर्स डे पे जो बच्चे कैंसर वाले होते हैं उनकी मदर्स को फेलिसिटेट करने के लिए पूरा पार्लर में एक मदर्स डे पे वो करवाया। तो वो बच्चे और उनकी मदर्स इतने खुश थे। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम किसी को अगर खुशी दे सकते हैं तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। शायद मेरा मनोबल बढ़ जाता है और करने की इच्छा होती है। और शायद बहुत से लोगों के सामने आप एक उदाहरण बन जाती हैं, तो वो भी सोचते हैं कि चलिए अपनी तरफ से छोटा हम भी थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, जो एक बड़ी सोच है। सोच में बदलाव भी तो ज़रूरी है ना। जी हाँ। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं, वो और उनके परिवारजन, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनको बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहने दीजिए, सारा काम करने दीजिए। मैं अपना ही बताऊंगी कि जब मैं ऑपरेट करा के आई हूँ, उसके जस्ट बाद दिवाली थी। मैंने खड़े होके, जबकि मेरा ड्रेनेज वगैरह सब लगा हुआ था, मेरा कीमो स्टार्ट नहीं हुआ था, 130 गुजिया बनाई थी मैंने किचन में खड़े होके। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आप दूर रखिए, बाकी पूरी प्रिकॉशंस के साथ जो वो खाना चाहते हैं सब खाएं, जहां वो घूमना चाहते हैं सब घूमें। तो वो जो महिलाएं इस समय शायद इस कैंसर से जूझ रही हैं, हाँ। किस स्तर की हैं, या जिनको लग रहा है कि शायद मुझे तो नहीं है, इस डर से भी जूझ रही हैं, उन्हें भी क्या कहेंगे आप? जितनी उड़ान भर सकते हो भर लो, क्योंकि मंजिलें तो उन्हीं को मिलती हैं जो सपनों में जान डाल देते हैं। पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से होती है। बिल्कुल ठीक। और शायद ये एक बहुत बड़ा संदेश हम सबको, हम जानते हैं कहीं ना कहीं इस संदेश को हम समझते हैं, बस अपना नहीं पाते, तो शायद उसी की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी हमारे साथ ये सारी बातें साझा करने के लिए और एक हमारा सबका मनोबल बढ़ाने के लिए कि कैंसर से डरना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो थी हमारे साथ कैंसर योद्धा निधि अग्रवाल। हम आप सभी तो हैं अपने स्तर पर एक योद्धा, बस पहचानिए अपने आप को। तेजस्विनी का ये अंक कैसा लगा आपको? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी आप जानते ही हैं, tejaswini.ddnews@gmail.com। अगर आप पे कोई सवाल हो कैंसर को लेकर तो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि तेजस्विनी के आने वाले अंक में हम उनके जवाब भी आपके सामने जरूर रखें। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।